जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे आप सब लोग? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो देकर आ चुके होंगे। और बहुत ही शानदार सा शायद ये आपका पेपर रहा होगा। और राजस्थान जीके की बात अगर करी जाए तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो उस पोस्ट के हिसाब से कोई आपका जो है वो लेवल रहा होगा। तो बट एक बार सेशन को शेयर कर देना। तो अब हमारे बीच में मूलचंद सर आने वाले हैं और मूलचंद सर इस पेपर का सॉल्यूशन जो लेकर आएंगे। बिल्कुल पूजा जी, नमस्कार जी। बिल्कुल गुलाबोशित, राधे राधे। आरपीएससी ईओ और आरओ 2023 सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके जो आंसर की जो है उसका विश्लेषण जो है अपने करने जा रहे हैं। और किस प्रकार के प्रश्न रहे हैं, देखो अगर आपने ईओ और आरओ का पेपर नहीं भी दिया है तो भी आपको इसको देख लेना चाहिए। अब यानी कि पेपर जो पूछने का जो स्टाइल है एग्जामिनर्स का वो किस प्रकार का है, कितने इजी जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। बट एक बार सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। एक बार सेशन को क्या कर दो भाई साहब, सभी के सभी सेशन को शेयर कर देना। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम पेपर है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। संभावना ये है कि हम जितने भी क्वेश्चन बताएं वो सही सही बताएं। और बट उसके बाद में जब आपका आरपीएससी बोर्ड जो है उस पेपर को क्या मानेगा, आंसर की शिफ्ट नंबर 2 पार्ट ए अपने बात करते हैं। पार्ट ए और बी दोनों एक ही है। 14 मई 2023 की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे स्टेट, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के रहे और कैसे क्वेश्चन आए आपके बीच में। और उसके बाद में आप लोगों के सवाल जो है वो कितने सही हो रहे हैं उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। पहला पेपर आपने देखा था, यानी कि पहली शिफ्ट का पेपर देखा था राजस्थान जीके। कल्चर की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं या पॉलिटी की बात करूं, बहुत इजी सवाल आपके आ रहे थे। और उसी प्रकार का जो सेकंड शिफ्ट का जो लेवल है वो आपका यहाँ पर होने वाला है। आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल मूलचंद सर आपको आके करवाएंगे। इससे पहले देखो कि राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ खालिस्तान के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य है। अलवर, भरतपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। यानी कि आप सभी को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो मत्स्य संघ था, उसके बाद में एकीकरण में कौन कौन से यहाँ पर आए थे। अब मूलचंद सर आ चुके हैं और आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से इन सभी प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है बहुत ही आराम आराम से आपको बताने वाले हैं। और उम्मीद करूंगा कि आप आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन प्रश्नों को हृदयंगम करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि ऐसा ही पूछा जा रहा है भैया ना मूल जी। जैसे कि अपने पहले पेपर की बात करते हैं, तो उस पेपर में भी मैं नहीं समझता कि जहां तक मेरा जीके का बैकग्राउंड है उस हिसाब से कह रहा हूँ इजी पेपर था। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी उसमें से सवाल आ रहे थे। मैं यहाँ पर बैठा था, मूल जी को बता रहा था भैया कोयला लगा दो बीकानेर प्लाना, कल परसों जाके आया था तो मुझे था कि वहां पर कोयला वाली फैक्ट्री लग रही है। हाँ वही, तो वही प्लाना वाले जो है। हाँ शेयर कर दो एक बार सारे के सारे पर अपने बात करें तो मूलचंद सर आपने इस पेपर को देखा है तो उसमें जीके का लेवल कैसा आपको दिख रहा था? इसका भी कोई ज्यादा नहीं है, नॉर्मल लेवल है। हिस्ट्री कल्चर का वही प्रश्न है जो मैंने शायद हजारों बार पढ़ा दिए। हिस्ट्री कल्चर, अब देखो हमारी तो ये आदत होगी बताने की, हमने 1000 बार करा दिया, ये लाख बार करा दिया, ये 2000 बार करवा दिया, क्योंकि हम पढ़ाते हैं वही आते हैं। क्योंकि क्यों आते हैं? क्योंकि हम जीरो लेवल से चलते हैं और प्रश्न तो यहाँ पर जीरो लेवल वाले आने। तो अब आप आराम से देखिएगा, जुड़िएगा, सेशन को शेयर करिएगा। और अब मूलचंद सर आपको पुराने बिल्कुल, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दें और सभी साथी जुड़ जाए। आ जाओ साथियों, पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है साथियों। देखो क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है साथियों, राजस्थान का एकीकरण खालिस चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ था? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कितने? 7 चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ, यानी कि आपको पता होगा पहला चरण के मुंह से याद है क्या? हाँ, मत्स्य संघ। इसके एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य, यानी कि राजस्थान में कितनी रियासतों को, कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था? तो ए, बी, सी और डी। ए बी सी डी था, ध्यान होनी चाहिए। एबीसीडी यानी कि अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, डी यानी धौलपुर। यानी कि एबीसीडी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत शामिल करी। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, सभी मित्र एक बार शासन को शेयर कर दो, लाइक वाला बटन जरूर जरूर दबा देना, है ना भाई। आ जाओ साथियों, ये रहा प्रश्न अगला आपके सामने। मध्यकालीन उपकरण चित्तौड़ में खालिस्तान नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। साथियों, मध्य पाषाण कालीन
जो साक्ष्य है उनकी बात हो रही है। इसमें साथियों चित्तौड़गढ़ में कौन सी नदी के किनारे, और विराटनगर यानी थोड़ी देर जो आपने पहले शिफ्ट वाले में पूछा गया था, बेराट कुठार वाले साक्ष्यों के बारे में पूछा गया था। तो साथियों यह जो साक्ष्य यह आपके विराटनगर यानी बेराट की बात हो रही है, मत्स्य जो जनपद था वहां से साक्ष्य। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में साथियों कौन सी, बेराच नहीं बेड़च हो गया ना, ये देखो ये बेड़च नाम है, ये बेराच हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा सा क्या है गलत है, तो ये बेड़च नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेड़च नाम हो जाएगी। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी क्या होने वाला है, सही हो। देखो अस्वी, नीलपाड़ा, एलना, इनका कोई लेना देना ही नहीं है अपने, दूर दूर तक की कोई लेना देना नहीं है साथियों। यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक होगा। अगला ये देखो, ये रहा बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि आहाड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे खालिस्तान नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। साथियों आहाड़ की बात की जा रही है, आहाड़ जिसे साथियों किस नाम से जाना जाता है, जिसे मैं कई बार आपको बताता हूं अघाटपुर के नाम से जाना जाता है, जिसे साथियों धुलरकोट के नाम से भी जाना जाता है। हाँ साथियों, जहां से तांबे के अवशेष काफी मात्रा में आपके प्राप्त हुए, अर्थात साथियों धुलरकोट या धूलकोट। साथियों ये ऑप्शन ए बी आपकी आंखों के सामने, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। एक बार मेरे जितने भी प्यारे मित्र मेरे साथ में जुड़े हुए फटाफट सभी के सभी साथी सेशन को क्या कर दो, शेयर कर दो, देगा ना। हाँ बिल्कुल सभी मित्र एक बार सेशन को क्या कर दो, हाँ सभी के सभी साथी सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। आ जाओ साथियों, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि देखो आहड़ से बहुत प्रश्न पूछे गए, पहले बार में पूछा गया था, अब भी पूछा जा रहा है। देखो साथियों आहड़ को किस नाम से, ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। एक साथियों आपके गणेश्वर का नाम बात करें, वहां से भी लगभग 90% उपकरण किसके प्राप्त हुए, तांबा के प्राप्त हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल है, तो ऑप्शन बी आ रहा है कि बड़ी संख्या में तांबे के औजार के उपकरण मिले। साथियों यहाँ पर देखना, बड़ी संख्या में क्या प्राप्त हुए, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, इसीलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है, इसको आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छे से प्यारे साथियों आप इस बात को ध्यान में रख लेना। बिल्कुल प्यारे साथियों का सभी का आंसर आ जाना चाहिए था, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन साथियों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध, साथियों चौहानों के ही नहीं भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ जिन्होंने साथियों तराइन के युद्ध 1191 और 1192, हाँ जिसमें मोहम्मद गौरी के सामने साथियों पराजित हुए, और उसके बाद संपूर्ण हिंदुस्तान की बात करें उसमें कहीं पर भी हाँ दिल्ली के सतह पर कोई हिंदू शासक पदासीन जो है हुआ ही नहीं। ऐसा साथी पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है सभी शासकों में प्रसिद्ध है। वह कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे, तो साथियों मात्र और मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपनी गद्दी पर साथियों बैठ गए थे। आपको अच्छे से इस बात का पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट आपको अच्छे से ये बात पता है। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था, बिल्कुल हाँ संदीप जी सर बताइए। हाँ जी, तो आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था, मूल राज, कटनी राज, उत्पल राज या धूमराज। तो साथियों ये आबू के कौन है, अरे आबू में धूम मचाने वाले थे धूमराज, और धूमराज ने यहाँ पर परमार वंश की क्या डाल दी थी, नींव जो है डाली थी। आपको अच्छे से इस बात का पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे मित्रों एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली। अरे कोटा जोयो, बूंदी जोयो, फेरना पायो, कांगस यो, सुना है क्या? अरे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ साथियों किस क्षेत्र में आते रे? अरे आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो यह तो साथियों कौन सी स्कूल के अधीन आएंगे? अरे ढूंढाड़ आएगा क्या, या मारवाड़ आएगा क्या, या मेवाड़ आएगा? साथियों मेवाड़ की बात करें अगर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह कुछ लिखा होता तो अपन मेवाड़ कर सकते थे। मारवाड़ अगर जोधपुर, पाली, हाँ नागौर के आसपास का कोई नाम लिखा होता तो अपन मारवाड़ कर देते। ढूंढाड़ जयपुर, जयपुर के आसपास दौसा, टोंक कुछ लिखा होता तो ढूंढाड़ कर सकते थे। लेकिन साथियों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ कहां पर है? अरे हाड़ौती प्रदेश में पड़ते हैं, अर्थात साथियों हाड़ौती स्कूल जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखो साथियों, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण, नौलखा बावड़ी, हाँ नौलखा ने फेल करे तेरे माथे वाला टिक्का, याद है क्या?
वैसे ही नौलखा, साथियों राजस्थान में नौलखा बहुत फेमस है, और नौलखा बहुत बर्बाद कर देता है कई बार। नौलखा झील, नौलखा झरना है, नौलखा दरवाजा पूछा जाता है ना, जैसे नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का पूछा जाता है। वैसे ही नौलखा भंडार पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बलवीर ने बनवाया था, याद है। वैसे ही नौलखा बावड़ी की बात करें तो नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी जो प्रधान पटरानी थी, जिसका नाम था क्या, प्रेमल देवी, इस प्रेमल देवी ने साथियों क्या करवाया था, निर्माण जो है आपको करवाया था। अर्थात ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। एक बार जितने मित्र जुड़ रहे हैं सभी के सभी साथी सेशन को शेयर करते हुए चले, और सेशन को साथियों आगे बढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल सभी साथी सेशन को शेयर करें, और साथ ही साथ लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। साथियों देखो, क्वेश्चन पूछा गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। अरे भाई गीदड़ नृत्य, गिंदड़ नृत्य पूछा जा रहा है। गिंदड़ नृत्य साथियों कब किया जाता है पता है क्या आपको, ये होली के दिनों में साथियों कब किया जाता है, फाल्गुन महीने की बात करें उसमें गिंदड़ नृत्य किया जाता है। साथियों चंग नृत्य, फाग नृत्य, इसके अलावा गिंदड़ नृत्य, ये सभी के सभी कहां के प्रसिद्ध है, ये तो महारो प्यारो शेखावाटी। साथियों शेखावाटी का प्रसिद्ध है। शेखावाटी में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, अरे सीकर, सीकर, चूरू और झुंझुनू, यही होता है क्या, सीकर, चूरू और झुंझुनू साथियों, ये शेखावाटी के 3 जिले हैं। यहाँ पर यह आपकी गिंदड़ नृत्य जो है प्रसिद्ध रहा है। अर्थात ऑप्शन सी मेरे प्यारे साथियों आपके सही और सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों चार बेंत। चार बेंत खालिस्तान का प्रसिद्ध लोक नाट्य है साथियों। चार बेंत मैंने कई बार कहता हूं साथियों, चार बेंत लोक नाट्य टोंक का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, टोंक का। इसमें क्या होता है साथियों, कवाली बोली जाती है, और कवाली के साथ में 4 पंक्तियां बुस्तो भाषा में कही जाती है। बुस्तो भाषा में 4 पंक्तियां कही जाती है, और उसी के साथ साथियों गोल घूम घूम के ठाके लगाकर जो है कवाली के रूप में, कवाली के रूप में साथियों इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए साथियों इसको नाट्य का नाम ही क्या हो गया, 4 पंक्तियों के साथ प्रारंभ होने के कारण चार बेंत, और चार बेंत तो कथे की प्रसिद्ध है टोंक की। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को खालिस्तान बोली कहा जाता है। अब बताओ, हाड़ा क्षेत्र पूछा जा रहा है, स्पष्ट शब्दों में सामने वाले ने कह दिया है कि हाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, साथियों मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी बोली जाएगी, वैसे मारवाड़ में मारवाड़ी बोली जाएगी, ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी बोली जाएगी। तो हाड़ा क्षेत्र में हाड़ोती में कौन सी भाषा बोली जाएगी, तो हाड़ोती में तो हाड़ोती भाषा बोली जाएगी। संदीप जी को फाइल भेज दी क्या टेलीग्राम पर, संदीप जी को कॉल करके बता दो टेलीग्राम पर आइए। ऑप्शन ए आपके सामने सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। एक बार जितने भी प्यारे मित्र साथ में जुड़े हुए फटाफट सभी के सभी साथी सेशन को शेयर कर दो भाई। सबके सब साथी सेशन को शेयर कर दो, और लाइक वाला बटन जरूर जरूर दबा देना। देखिए आ जाओ मेरे प्यारे मित्रों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक बहुत प्यारा सा प्रश्न, रिंद्रोही के लेखक कौन है। साथियों इस रिंद्रोही पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। मल्लचंद तिवाड़ी, मणि मधुकर, तेज सिंह जोधा, ये मूलचंद ही कर देता भाई, मलचंद क्यों कहता है, नाम खराब कर दिया ना। अर्जुन देव चारण, तो साथियों यहाँ पर कौन होगा, ये अर्जुन देव चारण भाई साहब जो है आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो एक चौक सौ प्रश्न पूछे धारसा में, ये प्रश्न पूछे है सर ये लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं तो भाई गलत बात है ना, लाइक करो भाई। सबके सभी प्यारे मित्र एक बार सेशन को क्या कर दो भाई, लाइक कर दो, देगा ना सभी साथी, लाइक वाला बटन दबा दो। देखिए साथियों ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, बताओ ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों सभी के सभी ध्यान देना, ऊंटों के देवता के रूप में बाबू जी, देव नारायण जी, मल्लीनाथ जी या रामदेव जी। साथियों रामदेव जी। अगर किसी को कुष्ठ रोग है, अगर किसी को कुष्ठ रोग है तो साथियों वह आपकी कुष्ठ रोग के निवारक लोक देवता किसको कहा जाता है, तो वह राम सापीर को कहा जाता है। देव नारायण जी को साथियों राजस्थान में क्या कहा जाता है, आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। और मल्लीनाथ जी साथियों मारवाड़ में चेचक व बोधरी रोग के निवारक के रूप में पूजे जाते हैं। कौन है, मल्लीनाथ जी, जिन्हें सिंह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। चमत्कारी पुरुष, त्राता यानी रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों ऊंटों के देवता तो बाबू जी को कहा जाता है, और बाबू जी को साथ में क्या कहा जाता है, प्लेग रक्षक लोक देवता भी कहा जाता है। प्यारे मित्रों ध्यान रखना, प्लेग रक्षक लोक देवता भी किसको कहा जाता है, ये भी बाबू जी को कहा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी राठौड़ को जाता है, ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। साथियों ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्या, आजकल भी है, इस जमाने में, इस कंपटीशन के दौर में भी ऐसे प्रश्न, गजब की बात है फिर तो। एक बार सभी प्यारे मित्र सेशन को शेयर, लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। माओ जी के अनुयायी
उन्हें विष्णु का खालिस्तान मानते हैं। क्या मानते भाई? अरे विष्णु का। याद है क्या? संत माऊजी साथियों डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ और जिनकी कर्मस्थली वागड़ क्षेत्र रही, और साथियों हमेशा आदिवासियों के हित में कार्य करने वाले और लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक है और बेणेश्वर धाम के संस्थापक है। मेरे प्यारे मित्रों, आप अच्छे से समझ गए होंगे संत माऊजी की बात हो रही है, जिनके ग्रंथ चोपड़ा है, और जो चोपड़ा ग्रंथ दीपावली के दिन साथियों दर्शन के लिए बाहर रखे जाते हैं। इन्हें तो क्या कहा जाता है? इन्हें तो विष्णु का कल्कि अवतार कहा जाता है। ऑप्शन सी आप सही और सटीक आंसर है मानना। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान के किस मेले को, अरे राजस्थान के किस मेले को साथियों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बताओ कैसा प्रश्न पूछा गया? आदिवासियों का कुंभ। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है भाई। बिल्कुल आरजे जी के नागौरी, बिल्कुल साथ के साथ उत्तर भी कर दिया करो भाई, सभी साथी उत्तर भी कर दिया करो। अरे बेणेश्वर धाम, खाटू श्याम जी, कपिल मुनि या जीण माता? तो प्यारे मित्रों ध्यान रखना, कौन सा? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम। साथियों ध्यान रखना, आपको अच्छे से पता होगा, अरे सोम माई प्लस जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम पर स्थित है। अरे जिसकी स्थापना की बात करें साथियों, जिसका संस्थापक जो है बेणेश्वर धाम का संत माऊ जी को कहा जाता है। और माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है यहाँ पर मेला? यहाँ पर तो माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में साथियों ये आपका मेला जो है बढ़ता है, ये धाम वहां पर पड़ती, अच्छे से पता होना चाहिए। अर्थात ऑप्शन ए आपका सही और सटीक। अगला क्वेश्चन देखो कि महिलाएं बोरला नामक आभूषण कहां पहनती है भाई? अरे महिलाएं बोरला आभूषण कहां पहनती है? हाँ, नाक में पहनेगी या कान में या हाथ में या सिर में? बोरियो स्वागरो प्रतीक वह आना चित्रियों बताने। तो बोरला आभूषण साथियों कहां पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। अरे बोरला, रखड़ी, हाँ मेमबंद, याद है क्या आपको? सांकड़ी, सिरमांग, मांग पत्र, टीका, ये सभी आभूषण कहाँ के हैं? ये सिर का आभूषण है। ध्यान रखना अच्छे से। नाक के, अरे नथ, अरे खीवण, अरे लटकन, याद है क्या? हाँ, ये चुन्नी चौप ये आभूषण कहाँ के साथियों? नाक के, आपको पता होगा। इसके अलावा कान के, कान में झेला, झोला, झमेला, कर्णफूल, टोंटी फूल, फूल, झुमका, ये सभी सभी कहाँ के? कान के। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये रहा साथियों, किस वर्ष जयपुर वेधशाला, किस वर्ष जयपुर वेधशाला यानी जंतर मंत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? साथियों जयपुर वेधशाला, आपको याद है साथियों एक व्यक्ति जिनका नाम था सवाई जयसिंह। क्या नाम था? सवाई जयसिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा प्यारे मित्रों। सवाई जयसिंह की अगर मैं चर्चा करूं तो ये सवाई जयसिंह ने साथियों 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कितनी वेधशाला? अरे 5 वेधशाला का निर्माण करवाया साथियों। हाँ बिल्कुल, आपको अच्छे से याद होगा, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा है, जानते होंगे ना साथियों, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा। तो यह जो आपके हैं, ये जो 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया उनमें साथियों जयपुर वेधशाला भी थी। तो ये साथियों जयपुर वेधशाला की बात हो रही है कि जयपुर वेधशाला को यूनेस्को की सूची में साथियों कब शामिल किया गया था? तो ये ध्यान रखना साथियों, 2010 की बात करें तो 2010 में साथियों जयपुर वेधशाला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल जो है किया गया था। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से, हाँ निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडो और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? साथियों कुंडो और बावड़ियों के शहर। अरे कुंड, कुंड जानते, गांव में आपके क्या होता है साथियों, बारिश का पानी एकत्रित करने के लिए टांका बनाया जाता है ना, तो कुंड व बावड़ियों का शहर साथियों किसको कहा जाता है? ये साथियों कुंड व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो प्यारे मित्रों ध्यान होना चाहिए आपको, किसको? बूंदी को जो है ये बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, ये आपके सामने स्क्रीन पर बहुत प्यारा सा प्रश्न है। हाँ बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, देखना। हाँ साथियों जब राजस्थान एकीकरण हो रहा था उस समय की बात है कि राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? हाँ साथियों राजस्थान के पूर्वी संघ में शामिल होने वाले, हाँ दूसरे चरण की बात, हाँ बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, अच्छे से बात याद होगी, उस समय की बात है साथियों। हाँ बताओ किसने कहा था? तो प्यारे मित्रों ध्यान रखना, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने ऐसी बात कही थी। अरे क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं किसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा, मैं तो अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर जो है कर रहा हूं। अर्थात ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये रहा साथियों, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था?
बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है यह किसके द्वारा किया गया था? साथियों अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है, अगर सीधा पूछा जाए साथियों किसान आंदोलनों का जनक, तो साथियों आपका उत्तर क्या होगा? किसान आंदोलनों का जनक अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा विजय सिंह पथिक। क्या नाम होगा? अरे विजय सिंह पथिक साथियों, विजय सिंह पथिक। लेकिन साथियों अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि बताओ बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन था? बिजोलिया बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक पूछा जाए तो साथियों आपको ध्यान रखना साधु सीताराम दास आएगा। क्या आएगा? अरे साधु सीताराम दास आएगा। लेकिन साथियों बेंगू का पूछा है तो बेंगू का कौन हो जाएगा? विजय सिंह पथिक हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम सही और सटीक आंसर जो है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया? साथियों अभी पहले वाले पेपर में पूछा गया था कि उप प्रमुख यानी कि आपकी उप प्रमुख क्षेत्रों की बात हुई थी। अब कह रहा है कि प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो उप प्रमुख साथियों कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उप प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो इसमें 12 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने में? 12 में। लेकिन प्रमुख की बात करें तो साथियों कितने में? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर जो है होने वाला है। यार साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके स्क्रीन पर कि राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? 100 टापुओं का शहर साथियों किसको कहा जाता है? अरे साथियों बहुत प्यारा प्रश्न पूछा गया था, बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था साथियों, बहुत ही आसान प्रश्न और था। इतना आसान प्रश्न तो पूछता है क्या बताओ एग्जाम में? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील जो है ये नहीं है? साथियों डीडवाना तो खारे पानी की झील है, पंचपदरा तो थे पूछे मत या तो पूरी खारे गया है, और लूणकरणसर साथियों नाम ही लूण है तो लूणकरणसर, ये 3 तो साथियों खारे पानी की है। लेकिन ढेबर झील साथियों जिसको जयसमंद झील भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अरे जिसे साथियों जयसमंद झील भी कहा जाता है, ऐसी झील तो साथियों ढेबर झील जो है ये मीठे पानी की झील है। कैसी है साथियों? मीठे पानी की झील है। ध्यान रखना अच्छे से। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। एक बार मेरे प्यारे साथी सभी के सभी साथी सेशन को शेयर कर दो, देखा ना भाई, एक बार सभी के सभी साथी सेशन को शेयर करो देंगे, और लाइक वाला बटन जरूर जरूर प्रेस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, राजस्थान में अंत्यस्थलीय प्रवाह के मैदान को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। अंत्यस्थलीय प्रवाह के मैदान को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। अरावली प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, डेक्कन लावा प्रदेश या पूर्वी मैदान प्रदेश। साथियों अंत्यस्थलीय यानी कि अगर बात करें आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र जो है ये आपका कौन सा है यहाँ पर? अगर साथियों आपका होता पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तो भी सही था, यहाँ शेखावाटी प्रदेश दिया तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा सा बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, हाँ क्वेश्चन कह रहा है साथियों देखना यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? ऐसा क्या कारण है प्यारे साथियों जिसकी वजह से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से भी अधिक क्या होती है आपकी बारिश जो है होती है? तो ऐसा कारण है साथियों अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून की शाखा के समांतर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक जो है आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो साथियों तापमान के आधार पर प्रमुख जो जलवायु प्रदेश है वह आपके कितने जलवायु प्रदेश हो जाएंगे? तो 5 जलवायु प्रदेशों में साथियों आपके इसको बांटा गया है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही और सटीक आंसर जो है सॉरी ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, क्या कह रहा था जो किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जो राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का 0.5% से कम को कवर करता है? साथियों ऐसे वनों की बात करें तो कौन से? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये तो साथियों मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो ये जो अर्ध शुष्क अपना मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। या साथियों उपोष्ण पर्वतीय वन या अल्पाइन वन, बताओ इन दोनों में से कौन सा आपका आंसर होने वाला है? ये दो तो आपका यहाँ पर कट जाएगा, तो आपके बचे कौन से? 2 ऑप्शन बचे, तो इनमें से आपका जो है आंसर आपका क्या होने वाला है? बताओ उपोष्ण पर्वतीय वन या फिर आपका अल्पाइन वन। तो साथियों यहाँ पर आपके क्या होगा?
ऑप्शन बी होगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ना साथियों, ऑप्शन बी जो है यह आपके बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या है, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी साथियों, अभी थोड़ी देर पहले लेटेराइट मृदा के बारे में पूछा गया था, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके बारे में? लाल पीली मिट्टी राजस्थान की निम्नलिखित किस जिले में पाई जाती है? कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और बारां। तो आपको बताना है साथियों, हाँ जल्दी से जल्दी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, देखे सभी साथी क्या देवे आंसर देवे, देखे हाँ बताओ, देखिए जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी उत्तर करो, देखिए इसका कि लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूं साथियों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत प्यारा सा प्रश्न है साथियों, देखो क्या कह रहा है, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान है। अमृतम जलम क्या हो रहा है ये? हाँ, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभिप्राय क्या? जलम खालिस्तान का अभियान है, राजस्थान पत्रिका का, राजस्थान संदेश का, जय राजस्थान का या दैनिक भास्कर का? बताओ साथियों ये किसका अभियान है? अमृत जलम, अमृतम जलम, ये अभियान किसका है? तो प्यारे मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान संदेश जो है इसका यह अभियान है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखो साथियों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि थार का घड़ा किसे कहा जाता है? अरे थार का घड़ा साथियों, चांदन नलकूप को, मांडल नलकूप को, खारा नलकूप को, ताजा नलकूप को, ये नाम तो आज ही सुने, मांडल, खारा, ताजा। हाँ, यहाँ तो आपने एक ही सुना है, कौन सा? चांदन नलकूप है साथियों, जैसलमेर में, अमादा बड़ा क्षेत्र आपने सुना ही होगा अच्छे से। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? गारनेट का जो गार्नेट है इसका प्रमुख जो उत्पादक जिला जो है वह आपका कौन सा है? मेरे प्यारे मित्रों सभी के सभी साथी मुझे क्या देवे अपना आंसर पुटअप करे, देखे बिल्कुल चांदन नल को, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा ना, हाँ लगभग सभी साथियों का उत्तर आ रहा है, धड़ाधड़ एकदम सही और सटीक आ रहा है। बताओ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? बीकानेर, बाड़मेर, टोंक या जैसलमेर? बताओ देखिए जल्दी बताओ भाई, फटाफट आंसर बताओ इसका, हाँ सभी मित्रों का आंसर आना चाहिए। कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है तो कौन सा हो जाएगा? टोंक, बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, कौन सा हो जाएगा? टोंक जो है ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? साथियों संगमरमर शहर, देखो ओ तुम्हारे विद्यासर को नाम भी आ गया है, नाचना, अरे नाचना कौन ढाका प्रसिद्ध है? विद्यासर, विद्यासर में साथियों तांबा निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? तांबा की खदान है, ध्यान रखना। और साथियों खेतड़ी, खेतड़ी में भी क्या निकाला जाता है? तांबा निकाला जाता है। नाचना कौन प्रसिद्ध है? और मकराना, ध्यान रखिए मकराना साथियों जो है यह आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, मकराना नाग। ठीक है नेक्स्ट देखना साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? बताओ देख, कृष्णा मिल जो है ब्यावर में स्थापित की गई थी पहली कपड़ा मिल, हाँ जल्दी बताओ 1889 में, 1998 में या 1857 में या 1947 में? बताओ पहली कपड़ा मिल जो है यह कब स्थापित की गई थी? जल्दी बता दो, देखिए पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी? तो बिल्कुल प्यारे मित्रों ध्यान रखना 1889 में आपकी इसकी क्या की गई? स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना साथियों, भीलवाड़ा को राजस्थान के खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अरे भीलवाड़ा तो साथियों केवल आपको ऐसा नहीं है कि भीलवाड़ा को केवल जानोड़ी मिली थी इसलिए याद किया जाता है, भीलवाड़ा को और भी कई चीजों के लिए याद किया जाता है ना। तो साथियों भीलवाड़ा को राजस्थान के खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, ज्यूरिख के रूप में, मैनचेस्टर के रूप में, ऑक्सफोर्ड के रूप में या डेट्रॉइट के रूप में। तो ध्यान रखना भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर जो है ये कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर जो है होने वाला है। नेक्स्ट देखना साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? बताओ साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है? तो वह तो कोटा नगरी की है, कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, कहा जाता है क्या? तो शिक्षा नगरी कोटा की साक्षरता भी क्या है साथियों? सर्वाधिक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। एक बार प्यारे मित्र सभी के सभी साथी सेशन को क्या करते हैं? शेयर कर देगा ना, सभी के सभी साथी सेशन को शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों आपकी स्क्रीन पर ये रहा
कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है। मतलब इनमें से साथियों अलवर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अरे साथियों देखना, डेजर्ट तो आपका कहां पर है, जैसलमेर है। घना पक्षी केवलादेव ये भरतपुर में साथियों, कहां पर है, भरतपुर में। रणथंभौर कटा है सवाई माधोपुर में। तो बच गया कौन सा, सरिस्का कटा पड़ा है, अलवर में पड़ा है। अब देखो ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये बता सकते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है। किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है, बाड़मेर की, जैसलमेर की, बीकानेर की या सिरोही की। साथियों तो माउंट आबू सिरोही की जो है इसकी जलवायु जो है क्या है, आपकी आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही, क्योंकि बाकी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर तो आप शुष्क, शुष्क जलवायु प्रदेश है। अठे आर्द्र को कोई नाम ही कौन, तो अठे आदि है, मतलब आर्द्र तो कौन आदि है। तो बिल्कुल एक बार प्यारे मित्र सभी के सभी साथी सेशन को क्या करो, शेयर करो देगा ना। शेयर नहीं कर रहे सेशन को, सभी के सभी साथी क्या करें, शेयर कर देंगे। आ जाओ साथियों, अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे। छेला बाऊजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं। बताओ, छेला बाऊजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं। सासी जनजाति, कंजर जनजाति, सेरिया जनजाति या डामोर जनजाति, बताओ देंगे। जल्दी बताओ सभी साथी। छेला बाऊसी और ग्यारस की रेवाड़ी साथियों राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं। सांसी, कंजर, सेरिया, डामोर। तो प्यारे मित्रों अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी कौन सी जनजाति हो जाएगी, अरे डामोर जनजाति हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड मंगलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है। साथियों देखना, खनिज के प्रश्न काफी, दो प्रश्न लगभग, दो तीन प्रश्न पूछे गए। पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड मंगलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ग्रेफाइट, हीरा, जिप्सम या पेट्रोलियम, बताओ देंगे फटाफट सभी साथी आंसर देवे साथ के साथ में। हाँ वो तो ठीक है, डामोर आगे, जिप्सम आ रहा है भाई, क्या जिप्सम सही है क्या, क्या जिप्सम आपका सही आ रहा है भाई, जल्दी बताओ देंगे, क्या जिप्सम सही आ रहा है क्या। ऑप्शन सी साथियों आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। हाँ प्यारे साथियों ध्यान देना, देखो इधर अगला देखो आपके सामने ये रहा। राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का इस्तेमाल किया जाता है, बताओ देखिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है। 6%, 18% या 30%। कौन कौन साथी मुझे इस प्रश्न का किन्ने गया गुरुदेव, अठी है गुरुदेव, किन्नी कौन गया, हाँ थारे बीच ही है बिल्कुल, किन्ने ही कौन गया, जल्दी बताओ देंगे। राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है साथियों, बताओ देंगे। जल्दी बताओ, राजस्थान में गेहूं की सिंचाई के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों लगभग मुझे जो है जहां तक मेरा अंदाजा है वह कितना होना चाहिए था, हाँ वह आपके ध्यान रखना साथियों लगभग 24% जो भूभाग है वह आपके संपूर्ण भारत का होता है, लेकिन यहाँ राजस्थान का पूछा जा रहा है। तो राजस्थान में गेहूं की सिंचाई के लिए साथियों जो है क्षेत्र कितना काम में लिया जाता है, तो आपके ध्यान में रखना लगभग साथियों जो है आपके कितना हो जाएगा, बताओ देंगे सबके सब साथी, बताओ देंगे फटाफट। हाँ सूरज जी सर आप बताओ देंगे। कौन कौन साथी उत्तर देने वाला है। तो साथियों लगभग आप ध्यान में रखना कि 18% जो भूमि है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शामिल नहीं है। बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय और समानता।
बताओ, भारत की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है, कौन सा शब्द शामिल नहीं है, कौन कौन से साथी बताने वाले हैं। साथी पहले जो है आपको सर जो है नगर पालिका वाला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे मित्र जो है जुड़े हुए हैं, जो साथियों ईओ आरोप पेपर देखा है, वो नगर पालिका अधिनियम वाला क्वेश्चन जो है पहले आपको देखना है। सर आ चुके हैं अपने बीच में नगर पालिका अधिनियम के क्वेश्चन कराने के लिए, तो साथियों जुड़ जाना अच्छे से और लास्ट तक देखना है। तो यहां से आपके क्या स्टार्ट होते हैं 81 से, यहां से आपके नगर पालिका अधिनियम जो है इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। देखना आराम से, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नगर पालिका अधिनियम को लेकर ये रहा पहला क्वेश्चन। आप मार्कर कर ये नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आज आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। जिस हिसाब से हम पेपर सुबह से देख रहे हैं तो पेपर का जो लेवल है वो इतना हार्ड नहीं लग रहा है। चलिए फिर भी अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 81 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए। तो इसमें उत्तर होगा 3 संक्रमणकालीन क्षेत्र। अगर आप नगर पालिका अधिनियम आप सभी ने पढ़ा है उसमें आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो नगर पालिका स्थापना के जो नियम है उनमें संक्रमणकालीन क्षेत्र से तात्पर्य है ऐसा क्षेत्र जो किसी गांव से शहर बनने की दिशा में अग्रसर है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, जिनमें से एक है कि जैसे कि जनसंख्या का जो है कि भी जनसंख्या इतनी ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा कि आधी से अधिक जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों के अलावा व्यवसाय करती हो सॉरी, उनमें सब चीजें जो है वो एक संक्रमणकालीन क्षेत्र को दर्शाती है। तो यहाँ ऑप्शन 81 में होगा 3। के बाद में आते नगर पालिका के कार्यकाल की मूल अवधि क्या है। यदि इस राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत समय से पूर्व न किया जाए तो इसमें होगा ऑप्शन 2 5 साल। हम सभी जानते हैं कि नगर पालिका को अगर समय से पूर्व भंग नहीं किया जाए तो क्या होगी, उसमें अवधि होगी 5 साल की। इसके बाद में 83 आ रहा है। 83 में नगर पालिका अधिनियम 2009 में किस धारा के अंतर्गत स्थावर नगर पालिका संपत्ति की सूची और नक्शे के बारे में विवरण प्रदान किया गया है। तो इसमें होगा धारा 74। सीधा सीधा जो ये प्रश्न है धारा 74 यानी कि ऑप्शन 3 इसमें होगा सीधा सीधा प्रश्न। धारा 74 की हेडिंग को उठा के सीधा आपके सामने रख दिया गया है, कहीं से घुमा फिरा के कोई प्रश्न नहीं किया गया है, अंदर से कुछ नहीं पूछा है, सीधी आपसे धारा की जो हेडिंग है वो लगा के पूछ लिया कि धारा का नंबर बता दो। अब है 84। कौन हर साल नगर पालिका की स्थावर संपत्ति की सूची और नक्शों में परिवर्तन का संकेत देने वाला वार्षिक विवरण तैयार करता है। तो ये हम सभी ने पढ़ा है कि इसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है। ऑप्शन 4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्यालय, यानी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मतलब है ईओ, जिसकी ये परीक्षा थी उसकी जिम्मेदारी होती है, ईओ की ये जिम्मेदारी होती है कि उसे जो है ये नगर पालिका के जो भी परिवर्तन हुए, नक्शे में परिवर्तन हुए, सीमाओं में जो भी परिवर्तन हुआ है उसके बारे में वो जानकारी दें। अब आता है प्रश्न है हमारे सामने 85 प्रश्न है, उसमें है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका की ओर से चलाई गई बचाव की गई किसी भी दीवानी कार्यवाही के खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। तो नगर पालिका निधि। अगर नगर पालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा होता है, सबसे पहले आप लोगों ने शायद इससे पहले भी मैं आपसे चैनल पर अगर आया हूँ आपने मेरे बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यरत एडवोकेट हूँ, मैं वहां पे काम करता हूँ। तो इसमें हमारे सामने आता रहता है दीवानी से तात्पर्य, अगर आपको सीधा सीधा ये प्रश्न वहां नहीं मिले तो वहां पे इससे दीवानी से तात्पर्य ऐसे मुकदमों से है जो फौजदारी में मतलब जिसमें दंडिक कार्यवाही होती है, और दीवानी जिसमें टैक्स लगाया जाता है या जिसमें एक मतलब जुर्माना राशि लगाई जाती है। तो वहां पे जुर्माना जो है वो हमारे नगरपालिका अधिनियम में बताया हुआ है। तो इसमें होगा 5 नगर पालिका निधि, ऑप्शन 3 नगर पालिका निधि में से। इसके बाद में है 86 नगर पालिका निधि में से किसी भी राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस तरह के व्यय को समाविष्ट नहीं किया जाता है और इस तरह के बजट अनुदान की पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है।
तो नगर पालिका निधि में से जब भी बजट निकाला जाएगा, जब भी कोई भी व्यय खर्च किया जाएगा, जब चालू वित्तीय वर्ष में उसका प्रावधान हो, यानी कि चालू बजट में अगर हमने ये बताया कि ये फला खर्चा जो है वो नगर पालिका निधि में से लिया जाएगा तभी हम लेंगे, अन्यथा हम नहीं लेंगे। तो इसमें होगा, क्या होगा, वर्तमान बजट अनुदान, ऑप्शन 1। 87 नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होंगी? तो नगर पालिका द्वारा लगाए गए कर, नगर पालिका द्वारा लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क, नगर पालिका द्वारा लगाए गए शुल्क और जुर्माना, और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर। तो इसमें है ऑप्शन बी, नगर पालिका द्वारा लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क या यूजेज चार्जेस जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। सेम ऐसा ही प्रश्न फर्स्ट पारी में भी आ गया था, उसमें सीधा सीधा यूजेज चार्जेस बता दिए गए थे, और यहाँ पे इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के तहत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? तो 312 में क्या आता है साथियों, ये प्रश्न है 88 हमारे सामने। 88 में नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्तियां, आदेश आदि के निलंबित करने की जो शक्तियां हैं वो 312 के तहत आती हैं। इसके बाद में प्रश्न अगला है 89, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा योजना की तैयारी और स्वीकृति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये वही बात है। तो साथियों सीधा सीधा अगला प्रश्न जो है वो सीधा धारा 160 की हेडिंग को उठा के आपके सामने रख दिया गया है। ऑप्शन 2 धारा 160। धारा 160 किसके बारे में है कि कौन सी धारा योजना की, किसी भी योजना की तैयारी कैसे की जाएगी, उसमें स्वीकृति के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो धारा 160 के अंदर विस्तार से बताई गई है। प्रश्न 90, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत सड़कों पर कूड़ा फेंकने और कोई ठोस कचरा जमा करने या फेंकने पर सजा दी गई है? धारा 233। धारा 233 में अगर हम सड़क पर कोई भी कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं या सड़क पर फेंकते हैं तो नगर पालिका अधिनियम की धारा 233 के तहत हमें सजा हो सकती है। अगला प्रश्न है 91, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जनता या संपत्ति के लिए परेशानी या खतरा पैदा करने वाला कोई भी खेल खेलने पर क्या जुर्माना है? जनता, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आग या आग से जुड़े हुए खेल खेलना, या जैसे कि कुछ हम लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम जादू या सर्कस के जो करतब दिखाते हैं उसमें मुंह में पेट्रोल भरकर कई लोग आग दिखाते हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि आप अगर कोई ऐसा खेल खेल रहे हो और किसी को ये बता रहे हो कि मैं तो गेम खेल रहा था, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसमें सजा हो सकती है। सजा कुछ ज्यादा नहीं है, 100 से 500 रुपए की। तो ऑप्शन 1, 100 से 500 रुपए की सजा खतरनाक खेल खेलने पर। अगला प्रश्न है 92। 92 है, आपातकाल के मामले में नगरपालिका कार्य के निष्पादन के लिए किस असाधारण शक्तियां प्रदान की जाती है? आपातकाल के समय में शक्तियां जो है वो जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश के पास में चली जाती हैं, वो ही इन शक्तियों का उपयोग करते हैं नगरपालिका के सिस्टम को चलाने के लिए। अगला प्रश्न इसके बाद में हमारे सामने है 93 कि राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 की धारा 3 के अंतर्गत किस राशि से अधिक सामग्री की आपूर्ति का अनुबंध तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती है? तो इसमें प्रश्न का जवाब है 2000 रुपए। 2000 रुपए से ज्यादा कहीं अगर कोई भी सामान हमें मंगाना होता है तो हम निविदाएं आमंत्रित करते हैं। इससे कम का कोई भी सामान होता है तो उसके लिए निविदा आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न फिर से नगरपालिका 2000, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 समान क्रय अनुबंध सेम 1974 से लिया गया है। ये वो छोटे छोटे प्रश्न है जो नगरपालिका अधिनियम 2009 के बाद में जो नीचे अलग से जो 3 पॉइंट बनाए गए थे, कार्यपालक समिति और शक्तियां, क्रय व अनुबंध, वहां से ये प्रश्न आ रहे हैं। और जो ये 20 क्वेश्चन है उनमें से काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से देखने को आए हैं। उसमें है कि 5 लाख से अधिक व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए कितनी समय सीमा होती है? तो 5 लाख के लिए होती है 1 सप्ताह और 5 से 10 के लिए होती है 10 दिन या 2 सप्ताह। ठीक है। अब है अगला प्रश्न है 95, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगर परिषद के लिए वित्त समिति की व्यय सीमा कितनी है? तो नगर परिषद के लिए वित्त समिति की व्यय सीमा है 50 लाख रुपए। ऑप्शन 2 50 लाख रुपए। 96, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित में कितनी राशि तक की स्वीकृति का
अधिकार है। साथियों, इसमें ये जो प्रश्न है, अगर आप में से कुछ जुड़े हुए हैं, अगर वो बताना पसंद करेंगे तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, आगे एक बार अपन देखते हैं इसको, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार समिति निविदा प्रणाली आमतौर पर सभी आदेशों के लिए अपनाई जाएगी जब अनुमानित मूल्य किससे कम हो? 5,000 से अगर कम हो तो सभी के लिए सीमित निविदा प्रणाली अपनाई जाएगी। प्रश्न 98, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अनुसार सीमित निविदा और एकल निविदा प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन ज्ञात विश्वसनीयता वाली फर्मों की सूची बनाए रखेगा जो संतुष्ट करने में सक्षम है कि उनके पास आवश्यक स्टोर की आपूर्ति के लिए उपकरण और सुविधाएं हैं जो वे प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें आप देखें तो उसमें एक जगह एक वर्ड आता है कार्यपालक अधिकारी, और यहाँ उस कार्यपालक अधिकारी की जगह दिया गया है क्रय अधिकारी। अगर ये प्रश्न यथावत रहता है तो इसमें देखिए कार्यपालक अधिकारी से वहां पे तात्पर्य होता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी और कार्यपालिक अधिकारी तो एक ही होता है। क्रय अधिकारी अगर उससे रखेंगे तो इसमें क्रय अधिकारी होगा। और अगर इसमें थोड़ा सा डाउट इस बात पे आ रहा है कि इसको कार्यपालिक अधिकारी नहीं लिखा है, इंग्लिश में भी इसे परचेजिंग ऑफिसर लिखा है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी इसमें हो सकता है। लेकिन अभी अपन इसको क्रय अधिकारी करके ही चलेंगे कि क्रय अधिकारी जो भी होगा, जिसे भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसका ये दायित्व होगा कि उसे क्या करना है, उसे फर्मों की लिस्ट उसके पास में तैयार रहनी चाहिए। अगला प्रश्न, यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के अंदर विशेष बैठक बुलाने में असफल रहता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस तिथि, जिस तिथि को बैठक बुलानी थी, जब उपधारा 2 में निर्दिष्ट समय समाप्त हो जाता है तो कितनी अवधि के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा? तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी ईओ जो है वो ऐसी बैठक 10 दिनों के अंदर उसको बुलानी होगी। अगला प्रश्न है, 16वां राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में नगरपालिका द्वारा कम से कम कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए? तो 2 बैठकें, यानी कि 6 महीने के अंतराल पर कम से कम एक बैठक आयोजित करनी आवश्यक है। अगला, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के कितने समय के अंदर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? फिर से इस प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन इस प्रश्न में क्या किया है, इस प्रश्न में मुझे थोड़ी सी मिस्टेक नजर ये आ रही है कि आप अगर नगरपालिका अधिनियम आप में से जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा, अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 1 साल की अवधि में नहीं लाया जा सकता है, उसके बाद में लाया जाता है। और यहाँ पे 1 साल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर भी 1 साल के बाद लाया जाता है। तो अगर इस प्रश्न को वो लोग सही करेंगे तो उसमें 1 वर्ष ही करेंगे। 1 वर्ष का टाइम हर अध्यक्ष को मिलता है कि वो काम करके दिखाए। अगर आप लोग संतुष्ट नहीं है, अगर नगरपालिका के सदस्य संतुष्ट नहीं है, तो ही उसके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? यही प्रश्न पिछले पेपर में था, जिसमें था 51, 55, 61 और 357। तो इसके इन धाराओं का इस्तेमाल करते हुए कार्य संचालन नियम जो है वो स्थापित किए गए हैं। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 किस वर्ष स्थापित नियमों को निरस्त करने के लिए स्थापित किया गया था? राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 किस वर्ष में स्थापित नियमों को निरस्त करने के लिए स्थापित किया गया था? कार्य संचालन नियम नए आ गए हैं, आपके सामने है। जो इससे पहले कौन से थे? 1996 के नियम चल रहे थे। इससे पहले कौन से नियम चल रहे थे? 1996 के नियम चल रहे थे, जिनको स्थापित करके 2009 लाया गया है। एक 105 राजस्थान नगरपालिका 104 राजस्थान नगरपालिका नियम 2000 समितियों की शक्तियां कर्तव्य के अनुसार किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए समिति के कितने सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो आधे से अधिक सदस्य होने चाहिए। आधे या आधे से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है। राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? ये इसी प्रश्न का पहला अपवर्ड वर्जन नगर परिषद के बारे में फर्स्ट पारी में पूछा गया था और अभी नगरपालिका बोर्ड में पूछा गया है। नगरपालिका बोर्ड में इसका जवाब है 4 और उसमें जवाब था 6। उम्मीद है आप लोगों को सबसे पहले और सबसे तेज सॉल्यूशन मिल रहे होंगे।
और हमारी कोशिश यही रहती है हमेशा से कि विद्यार्थियों को जैसे ही वो पेपर करके आए, एक जो चार्म होता है, एक जो जोश होता है पेपर करने के बाद तुरंत बाद, वो उनका बरकरार रहे और उन्हें तुरंत प्रभाव से की मिल जाए सबसे पहले और सबसे सटीक की। चलिए अपन, हाँ, थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत आ रही है, अपन उसको कोई बात नहीं है, कैरी करते हैं। एक बार प्रोफेसर उसको देख रहे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो प्रश्न है, आप में से देख रहे होंगे कि नगरपालिका के बोर्ड में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? 4। अगला प्रश्न 106 कि राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 55 के अनुसार निम्न में से कौन किसी भी नगरपालिका की कार्यकारिणी समिति में अनिवार्य रूप से सदस्य नहीं होता? अनिवार्य रूप से सदस्य कौन नहीं होता है? किसी भी समिति में अध्यक्ष सदस्य होगा, उपाध्यक्ष सदस्य होगा और सत्ता पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के नेता और विपक्षी दल के नेता, ये जो दो ऑप्शन है। तो विपक्षी दल का जो नेता होता है वो तो सदस्य होता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का सदस्य होना कोई जरूरी नहीं है। तो 106 में ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। 106 ऑप्शन 3, सत्ता पक्ष के नेता। ऑप्शन 3, सत्ता पक्ष के नेता। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आप सभी के सामने, आप सभी लाइव देख पा रहे हैं कि समस्या ज्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन भारी हो गई। सुबह से लगातार सूरज सर और हमारे जो साथी हैं वो लगे हुए हैं पेपर सोल्व करने में। तो ये ऐसे भी नहीं चल रहा था, तो इस वजह से बोर्ड थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसलिए हैंग हो रहा है। एक बार बोर्ड को वापस ऑफ करके ऑन किया है। आप लोग जिस हिसाब से हमारे साथ बने हुए रहे, लगातार हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने है। एक बार जैसे ही खुल जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। बोर्ड में और थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन सॉल्यूशन सबसे तेज ईओ के जो आज पेपर हुआ है राजस्थान में, काफी समय के बाद में जो हुआ है, आप सभी उसमें देख रहे हैं। और पेपर आज टफ नहीं था, पेपर इजी था, इतना ज्यादा कुछ उसमें नहीं पूछा गया है, सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। ज्यादा कुछ आरपीएससी ने भी इसमें घुमाने की कोई कोशिश नहीं की है। चलते हैं अपन इसके सॉल्यूशन पर।
107 राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 की शक्तियां और कर्तव्य एवं कार्य के अनुसार कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त प्रत्येक नगर पालिका अधिकतम कितने सदस्यों की समितियां गठित करेगी? प्रश्न तो है ही। हाँ, प्रश्न में बोलेगा। थोड़े से बचे हैं, 120 है, 107 तक तो पहुंच। 108। प्रश्न 108 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार समितियों को शक्तियां, कर्तव्य एवं कार्य सौंपे जा सकते हैं? तो इसमें है 108 में धारा 61, ऑप्शन 4 धारा 61 के तहत नगरपालिका अधिनियम की धारा 61 के तहत समितियों को शक्तियां, कर्तव्य एवं कार्य सौंपे जा सकते हैं। अब है प्रश्न 109 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 धारा 61 और अब है 109। ये देखिए अभी थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम की वजह से हम इसे जूम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जल्दी आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम उसके लिए माफी चाहते हैं हम सभी आपसे। लेकिन आप जैसे ही पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी उसमें भी देख सकते हैं, और आपके पास में भी पेपर होगा। मैं साथ साथ में क्वेश्चन बोल भी रहा हूँ, उसका आंसर भी बोल रहा हूँ और ऑप्शन नंबर भी बोल रहा हूँ। सर ये की कौन सा सेट है? सेकंड पारी का चलिए कोई बात नहीं। 109 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार कम से कम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। तो कितनी जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए ताकि प्रादेशिक समिति और वार्ड समितियों का गठन किया जा सके? तो 3 लाख, 3 लाख की जनसंख्या कम से कम हो ताकि प्रादेशिक समितियों का गठन किया जा सके। अब है निम्न में से कौन नगरपालिका की कार्यकारी समिति का पदेन सचिव होता है? किसी भी समिति जो होती है नगरपालिका की, कोई भी समिति होती है, आप लोग सभी ईओआरओ का पेपर देने के लिए सभी तत्पर थे, सभी उत्सुक थे। उसका रीजन एक सिर्फ यही था कि ईओ के पास में बहुत ज्यादा पावर होती है, और उनमें से एक पावर ये है कि कोई भी समिति बने, कोई भी अध्यक्ष और कोई भी उपाध्यक्ष और कोई भी सदस्य हो, लेकिन उसका सेक्रेटरी कौन होगा? उसका सेक्रेटरी तो 110 से मुख्य नगरपालिका अधिकारी ही होगा। पदेन सचिव कौन होगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। निम्न में से कौन सी समिति स्वच्छ भारत मिशन शहरी की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी? ये प्रश्न थोड़ा सा प्रश्न घुमा के आप सभी के सामने लाया गया है। जो मेरे साथी लाइव है, मैं उनसे चाहूंगा कि वो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं क्या, अगर उन्होंने किया हो, इस प्रश्न को देखा हो। अपन इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। इसके बाद में प्रश्न है 112 राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी? कोई भी भूखा ना सोए की संकल्प पे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त को की थी 2022 में, और 358 रसोइयों के साथ, ऑप्शन नंबर 3, 358 रसोइयों के साथ अशोक गहलोत जी ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद में अभी तक कितनी, अभी तक 1000 रसोइयों की स्थापना हो चुकी है। इसमें 8 रुपए हमारे से लिए जाते हैं और 17 रुपए राज्य सरकार अनुदान देती है। अगला प्रश्न 113 मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर पूर्ण वितरित किए गए हैं? इसमें एक आंकड़ा जो है वो स्पेसिफिक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि 2023 तक, मार्च 2023 तक पूछा है, जो अब तक लगभग अपडेट नहीं है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन में अगर आएगा तो लगभग 1 लाख घर जो है वो इसमें ऑप्शन होगा। इसमें श्योर इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी स्पेसिफिक आंकड़ा हमें किसी भी बुक में अभी तक मिला नहीं है। अगला प्रश्न 114 निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का घटक नहीं है? ये प्रश्न भी अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न 115
नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो नल और जल आपूर्ति के बाद में अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र है मल व्यवस्था। मल व्यवस्था उसका प्राथमिक क्षेत्र। अगला जो है इसमें सीवरेज प्लांट का ट्रीटमेंट करना, ये अमृत योजना का अगला प्राथमिक क्षेत्र जिस पे अमृत योजना काम करती है। अगला प्रश्न, अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल है? तो अमृत योजना में 500 शहरों को, प्रश्न नंबर 116 ऑप्शन 1, 500 शहर इसमें शामिल है। अगला प्रश्न पे अपन चलते हैं 117, निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है? नाम में ही इसके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किसका क्या है, ग्रामीण बेघरों को न्यूनतम पोषक भोजन प्रदान करना। दीनदयाल योजना का क्या टारगेट है कि ग्रामीण जो लोग हैं उनको न्यूनतम भोजन उपलब्ध करवाना, भोजन पोषक तत्व उपलब्ध करवाना। अगला है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है? तो एक वर्ष में 100 दिन के गारंटीकृत रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। पिछली पारी में जो प्रश्न था उसमें ये प्रश्न में ये पूछा गया था कि योजना किसके हिसाब से चलाई गई है या किस योजना का मूर्त रूप है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि ये जो योजना है, ये जो योजना स्टार्ट की गई है, इस योजना को मनरेगा जो है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना है, उसके हिसाब से इसको चलाया है। शहरों में इंदिरा गांधी, राजस्थान पहला राज्य है जो शहरी गारंटी रोजगार की भी गारंटी दे रहा है, और कम से कम अगर कोई आदमी अप्लाई करता है तो उसे 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? प्रश्न 119 है। तो अगर इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट योजना प्राप्त करने के लिए आपको अगर चाहिए तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? क्या राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, तो ये तो पात्रता मानदंड है। दूसरा, जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, ये भी पात्रता मानदंड है। और प्रति माह 50,000 से कम पारिवारिक आय हो या 1 लाख से कम आय हो, तो इन दोनों में से ऑप्शन में है कि व्यक्तिगत आय 1 लाख से कम, 1 लाख से कम अगर है तो पात्रता मानदंड नहीं है, क्योंकि आय कितनी होनी चाहिए? आय 50,000 से कम होनी चाहिए। तो आप इसमें देखिए पात्रता मानदंड नहीं है पूछा है, पात्रता मानदंड है के हिसाब से अगर मेरे कोई साथी करके आ गए होंगे जटाक से, अगर 50,000 पे टिक लगा दिया है तो प्रश्न गलत हो गया है। अगला प्रश्न है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई? तो इसमें सीधा सीधा से प्रारंभिक चरण में 12 शहर थे जो हृदय योजना में सेलेक्ट किए गए थे। तो ये आज हमारे नगरपालिका अधिनियम का जो दूसरा पेपर हुआ था उसके प्रश्न थे, उनके सॉल्यूशन थे। उम्मीद है आप लोगों को सही लगे होंगे। इसी प्रकार से बने रहिए सर, अब आगे भी प्रश्न। धन्यवाद। हाँ तो साथियों, अपन चलते हैं अपने वापिस प्रश्नों के ऊपर। जीके की जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके ऊपर, तो 80 के बाद में 120 तक आपके जो है नगर पालिका अधिनियम से संबंधित आपके प्रश्न थे। अब जो है अपन उल्टा चल लेते हैं 80 के बाद से। देखो पहला ही पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, वह प्रश्न शायद दिख रहा है कि महिला प्रीमियर लीग है यानी WPL 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी जो है कौन बनी थी? सबसे महंगी खिलाड़ी साथियों कौन बनी, यह पूछा जा रहा है। हाँ, मार्कर कहाँ गया? तो साथियों इसमें आपको ध्यान में रखना है सबसे महंगी खिलाड़ी जो आपकी कौन बनी थी, तो यह स्मृति मंधाना। साथियों स्मृति मंधाना का नाम आपने सुना होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो ये रहा अगला अपना पिछले प्रश्न पे और चलना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर देखिएगा प्यारे मित्रों, यह रहा आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि साथियों किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? तो प्यारे मित्रों वह आपके सिंगापुर के, ध्यान रखना सिंगापुर के जो मुख्य न्यायाधीश है वह आपके क्या थे, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होने वाला है प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि किस देश के, बिल्कुल साथियों किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पेश किया है? तो साथियों यह आपकी न्यूजीलैंड ने जो है डेबी हॉकले जो मेडल है यह पेश किया है। किसके लिए? तो क्रिकेट बोर्ड में जो शीर्ष महिलाएं उनको सम्मानित करने के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पर है
कि भारत के राष्ट्रपति ने, हाँ, भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो साथियों वह कटक ओडिशा। ध्यान रखना, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर जो है होने वाला है। प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपको दिख रहा होगा कि किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर, यानी साथियों हाथी रोबोट का उपयोग करने वाला जो पहला मंदिर है उसकी बात करें तो साथियों यह आपके भगवान कृष्ण का एक मंदिर है केरल में, वहां पर आपके हाथी रोबोट का उपयोग शुरू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जो जीती है? तो साथियों ऐसा राज्य आपका कौन सा? टक हो जाएगा, ये तो कर्नाटक हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है। साथियों ध्यान देना कि यहाँ पर बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो साथियों यह आपके गुरुग्राम यानी गुड़गांव की बात हो रही है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट जीके के प्रश्नों में ये रहा आपके सामने एक और बहुत प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। हाँ, बहुत प्यारा प्रश्न है प्यारे साथियों कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थित होंगे? बताओ साथियों ऐसा, हाँ ऐसा कौन सा राज्य है? क्या ये सीईटी तो नहीं है ना? अरे कहीं ये सीईटी की तो बात नहीं हो रही? अरे मुझे तो लगता है वही है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थित होंगे? हाँ, यह कौन सा है? ये अपना राजस्थान है और मुझे लगता है ये सीटी की बात हो रही है ना। ऑप्शन ए जो है आपका सही और सटीक आंसर होगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट साथियों ये रहा, किस देश का, ध्यान रखना साथियों, किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे एलईटी खिताब के रूप में जीता? तो साथियों वह आपकी कौन थी, यानी कौन सा? तो वह केन्या का। ध्यान रखना साथियों, केन्या खिताब की बात, यहाँ पर ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर होगा। प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो साथियों यह यूएसए, यूएई, इजराइल या फिर भारत? बताओ स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? कौन कौन मेरे प्यारे मित्र जो है मुझे इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, जल्दी बताओ देंगे साथियों। तब तक देखो 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? तो यह प्यारे मित्रों दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहां पर है? दिल्ली में। ऑप्शन बी, आप में से किसी को यह पता है क्या कि स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? हाँ जी बताइए देंगे, स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो प्यारे मित्रों फटाफट कौन कौन प्यारा मित्र जो है आंसर दे सकता है? बिल्कुल ध्यान रखना साथियों, भारत ही है ऐसा देश। कौन सा है? भारत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो प्यारे साथियों बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पर जो है ये आपकी किस राज्य में? प्यारे साथियों ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पर जो है आपके मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश, एमपी की बात हो रही है। नेक्स्ट देखो मेरे साथियों, हाल ही में घोषित ग्लोबल इक्वलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्ययन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? बताओ देंगे, विश्व में कौन सा स्थान है? जल्दी से आंसर कीजिएगा साथियों, पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? तो साथियों कौन सा हो जाएगा? पांचवा स्थान जो है ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, किस टीम ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? हाँ, बीच सॉकर चैंपियनशिप। तो बीच गोवा, पश्चिम बंगाल या ओडिशा या केरल? बताओ देखिए, बीच सॉकर चैंपियनशिप साथियों किसने जीती है? केरल ने जीती है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों, ये देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों क्या कह रहा है? राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग, साथियों राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों यह कहां पर स्थित है? जिला जोधपुर में। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। हाँ सॉरी, जयपुर में। कहां पर स्थापित है? जयपुर में। ध्यान रखना यह आपका क्या हो जाएगा इसमें? यह इसका आपका जयपुर हो जाएगा भाई। ऑप्शन है डी आपका सही और सटीक होगा। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष
या फिर वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था? बताओ साथियों, जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष रूप से उद्घाटन जो है यह आपके किस में किया गया था, किस जिले में? तो साथियों ध्यान रखना, यह तो आपके सिरोही में किया गया था। कहां पर किया गया था? सिरोही में। संतों का शिखर सिरोही, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लांबी आहिर गांव में, साथियों लांबी आहिर गांव में किसानों की सहायता के लिए होकी वाली सरपंच बना रहे, होकी वाली सरपंच सुनाया क्या? हाँ, सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? वह नाबार्ड। नाबार्ड साथियों, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान की, हाँ राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन है? फूलों में राजा गुलाब सुनाया गया? तो ये साथियों कहां पर हुआ? जयपुर के मानसरोवर में हुआ, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? तो व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन कहां पर किया साथियों? जोधपुर में किया, ऑप्शन ए ध्यान रखना आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना साथियों, 56 स्वर्ण पदक और 55 रजत और 50 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता है? तो साथियों वह आपके किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है भाई? महाराष्ट्र ने, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। एक बार जितने भी मेरे प्यारे मित्र सेशन में जुड़े हुए फटाफट सेशन को लाइक करते हुए एक बार शेयर कर दीजिएगा भाई, एक बार शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथियों देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वह प्यारे साथियों ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? फिनलैंड, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गजब का प्रश्न है साथियों, क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? हाँ बताओ देखिए, क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? हाँ पूरे देश में बिल्कुल नहीं, केवल कुछ राज्यों में, केवल केंद्र शासित प्रदेशों में। तो इसका क्या आंसर होने वाला है बताओ देखिए, कौन कौन मेरे प्यारे मित्र जो है मुझे इस प्रश्न का आंसर देने वाला है? जल्दी बताइएगा, सभी के सभी साथी इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से बताओ साथियों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण का? तो यहाँ पर प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या हो जाएगा? नागरिक अधिकार पत्र जो है बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा? बताओ कौन कौन साथी इस प्रश्न का आंसर देने वाला है? आरपीएससी, आरआईसी, आरएसएस, आरएसबी, आरएसटीसी। तो साथियों यहां पर होगा आरआईसी, आरआईसी, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पॉलिटी के प्रश्न साथियों बहुत टेढ़ी खीर होती है ये थोड़ी सी, ध्यान रखना। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकारों में, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। बताओ कहां पर किया गया इसका? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण साथियों, जल्दी से इसका आंसर टिका दो देंगे। हाँ कौन कौन प्यारा साथी जो है मुझे इसका आंसर देने वाला है? बताओ देंगे जीवन वे, तो साथियों यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मौलिक अधिकार आपका सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में किसके द्वारा लागू की गई थी? इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? साथियों क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बगदरी गांव नागौर से 1959 में जो है ये आपके स्टार्ट हुई थी, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर। पिछले पेपर में भी यानी मॉर्निंग से में पूछा गया, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है? बताओ राज्य सूची में नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, एयरवेज और बंदरगाह और शराब। बताओ भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय साथियों सूचियां जो है कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 7 में आपकी क्या सूचियों का समूह है? बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा? शराब, एयरवेज और बंदरगाह, व्यापार और वाणिज्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य। कौन कौन साथी इसका उत्तर बताने वाला है? जल्दी बताइए देखिए। हाँ सभी साथी मुझे क्या करें इसके आंसर? तो साथियों ये आपके क्या हो जाएगा? शराब हो जाएगा, ऑप्शन ए डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था? बताओ देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था? 1947 में, 2003 में, 1996 में या फिर 2014 में? तो साथियों 2003 आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग एसईसी राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? बताओ किस वर्ष, 1935, 1947, 1960 या 1994? तो साथियों 1994, 1994 ऑप्शन डी आपका सही और सटीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? साथियों पिछले में क्या पूछा था? हाँ, अरे रूस से एक चीज ली गई थी, क्या? कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर है नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए बताओ देंगे? यूएसए, आयरलैंड, फ्रांस या कनाडा? कहां से लिए गए? जल्दी से बता दो देंगे, अरे जल्दी बताओ देंगे, कहां से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? तो ये आपके आयरलैंड, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया? नागरिकता साथियों किस संविधान के किस भाग में है? भाग फर्स्ट, भाग सेकंड या भाग थर्ड या इनमें से कोई नहीं? नागरिकता बताओ संविधान के किस भाग में? नागरिकता, नागरिकता को लेकर संविधान के भाग 2 में मिलता है साथियों, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? महिला अध्यक्ष साथियों देखो, पिछले में पूछा गया था महिला मंत्री, तो कमला बेनीवाल, अब की बात पूछा है तो यशोदा देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशोदा देवी, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक है। अच्छा सॉरी, क्या पूछा? विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछा, तो क्या है? एक मिनट, यहाँ पर ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? सुमित्रा सिंह जो है आपका, क्या हो जाएगा? आंसर जो है डी ऑप्शन सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? सिविल सेवक, मीडिया, न्याय तंत्र या फिर संसदीय मंत्रिमंडल? तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक माध्यम जो है मीडिया हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये रहा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? मंत्री परिषद किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? सीधे केवल राष्ट्रपति को, सीधे केवल उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा को या लोकसभा को? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन साथियों किसके द्वारा? दिल्ली के मुख्यमंत्री, संसद, राज्यपाल, भारत के निर्वाचन आयोग? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? संसद, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रमुख बनता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी, वोडाफोन संसद, अच्छा वोडाफोन भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एनएचआरसी का अध्यक्ष हो सकता है? एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है हो सकते हैं, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद है? तो साथियों कितनी हो जाएगी? जिला परिषद कितने हैं? 33 जिला परिषद है अभी तक तो, और आगे हो सकता है ज्यादा परिषद हो जाए, क्योंकि अभी राजस्थान में प्लॉट काटे गए हैं, बहुत सारे प्लॉट काट दिए गए, तो हो सकता है ज्यादा हो जाए। अभी के लिए ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी है? बताओ 2022 तक, तो ये आपकी कितनी है? 8 है, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, हाँ देखो यही क्वेश्चन अपन ने, बाकी जो क्वेश्चन है आपने कर लिए हैं, देखो फिर भी आप ध्यान दे लेना। मैंने कहा था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जलवायु बहुत आर्द्र है? तो मैंने कहा सिरोही की। और छेला बाबूजी, 11 रेवाड़ी, तो ये डामोर जनजाति का मैंने आपको बता दिया था। और साथियों देखिए नेक्स्ट, पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड जो है, ये अपन ने बात कर ली थी, इसमें किसकी जिप्सम की बात की थी। राजस्थान में गेहूं की खेती साथियों लगभग 11% होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। अब एक क्वेश्चन है जो छोड़ा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? बताओ कौन सा शामिल नहीं है? तो समानता जो है इसमें शामिल है नहीं, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है? संघ को कार्यकारी शक्ति जो है अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक होगा। तो प्यारे साथियों, यह पूरा का पूरा जो ईओआरओ का सेकंड जो शिफ्ट का पेपर था, जिसमें नगर पालिका अधिनियमों सहित पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन करवा दिया गया है। तो अब भी जिन भी प्यारे मित्रों ने अभी भी आपको क्या नहीं किया है, हाँ इसका सॉल्यूशन नहीं किया है, वह प्यारे साथी क्या कर ले, इसका अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना। और बाकी जो है, हाँ बाकी सभी के सभी जो प्यारे मित्र है
बिल्कुल बाकी जो प्यारे मित्र है वह एक बार इसको वापस जो है जिन्होंने नहीं देखा वह आराम से इस पेपर को आप देख लेना अच्छे से। ये आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा पीडीएफ जो है आपकी गीतांश भाई किशोर सर यूट्यूब जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पर डाल दी जाएगी, तो वहां पर सभी साथी पीडीएफ को भी देख सकते हैं जिसमें आंसर की पूरी लगी हुई आपको मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।